दोस्तों कुछ बड़ा ही शॉकिंग रिवेलेशन सामने आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में दो नेटो ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। जी हाँ, बात यहां हो रही है टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स की। दोस्तों वो प्रयास कर रहे थे कि S-400 को वो कैसे टारगेट करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, यहां तक कि ग्रीस की मीडिया भी कवर कर रही है। और इस प्रकार से ये न्यूज है, इंडिया टुडे ने ब्रेक किया कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद किया इंडिया पे अटैक करने में, और इसमें 350 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बदले में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, दो टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स भी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। आप यहां पर भी इसको देख सकते हैं, और कुछ यही बात ग्रीस की मीडिया भी कर रही है। ये एक्चुअल आर्टिकल दोस्तों ग्रीक में था, मैं आपको ट्रांसलेट करके यहां पे दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे एक देखने वाली बात यह है कि टर्की प्रयास क्या कर रहा था। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स ने S-300 को मार गिराया था, ऐसा उनका क्लेम था। और इसमें इन ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया था क्योंकि S-300 के जो कहीं ना कहीं जो रडार है वो कुछ ड्रोन जो कि छोटे साइज के उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और फिर इस प्रकार से हिट किया गया था। और ये तस्वीरें भी उस वक्त साझा की गई थी। तो यहाँ पे वापस वही प्रयास किया जा रहा था कि कैसे इंडिया के कुछ सेंसिटिव सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उनके रडार्स, उनको कैसे ड्रोन ठिकाने लगाए, पहले टारगेट आइडेंटिफाई करे और फिर उस पर अटैक करे। तो कुछ वही प्रयास एक बार फिर वो कर रहे थे, लेकिन भारत ने एक एक को मार गिराया है। पर दोस्तों अब जबकि ये जो पॉज आ चुका है इस पूरे के पूरे हॉस्टिलिटीज में, सीज फायर नहीं कहेंगे, पॉज ही कहेंगे, जब ये पॉज चल रहा है तो अब समय हो चला है मंथन का। अब इसमें पहली चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि तुर्की ने पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही मन बढ़ाया है। अब दोस्तों तुर्की एक डिक्टेटर के द्वारा रन कंट्री है, आप जानते ही हैं, वो अर्डोगान है। अब यदि कोई देश डिक्टेटर से चलाया जाता है तो आपको यदि उस देश को टारगेट करना है तो आपको डिक्टेटर को टारगेट करना पड़ेगा। दोस्तों भारत ने एग्जैक्टली वही शुरू कर दिया है। यहां आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तुर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगान की बेटी हैं, सुमेई अर्डोगन। और यहां पे इनकी जिनका विवाह हुआ है दोस्तों, ये बैराक्तार ड्रोन्स, आपको मालूम होगा, जो तुर्की का फेमस ड्रोन कंपनी है, उसी के ये ओनर है। यहां पे आप देख सकते हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं, बेकार मकीना सिलसुग बैराक्तर। जी हाँ, और इन्हीं की वो कंपनी भी है बेकार ड्रोन्स वगैरह जो बनाती है। भारत ने प्रूव कर दिया ये बेकार ड्रोन सच में बेकार ही है, जो इस बार हमने दुनिया को दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बैराक्तार ड्रोन्स और इसकी जो कंपनी है इसको कहीं ना कहीं नेम एंड शेम किया जा रहा है। दूसरे तरफ इनकी बेटी से सो कॉल्ड लिंक्ड एक कंपनी है सेलेबी, उसको जिस प्रकार से टारगेट किया गया है, इसके शेयर प्राइस 2 दिन में 22% गिरे हैं, और गिरते लेकिन लोअर सर्किट लग रही है। अब दोस्तों क्या इनकी बेटी का उससे तार जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कंपनी का क्या कहना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है तुर्की को उसके किए की सजा दी जाएगी, और अर्डोगान स्वयं रोएंगे। कुछ वैसा ही भारत कर रहा है, और रोना कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा इस न्यूज को डिटेल में जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं तुर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स वाली कहानी क्या है। दरअसल दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई की तो दो टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स भी प्यारे हो गए हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो तुर्की ने केवल पाकिस्तान को ड्रोन भेज के मदद नहीं किया था, बल्कि ड्रोन ऑपरेटर्स भी वो भेज रहे थे। क्या एग्जैक्टली काम है आपको बताऊंगा। तुर्किश एडवाइजर्स ने पाकिस्तान आर्मी को मदद किया, जिसके द्वारा वो भारत में ड्रोन अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। स्पेशली यहाँ पे जो बैरक्तार TB2 ईहो ड्रोन्स था, उनके लिए दोस्तों जो टारगेट डेजिग्नेशन करना है, कैसे केमिकाजे अटैक करना है, कैसे फॉरवर्ड इंडियन पोजीशंस में जो रडार्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनके रडार्स, उनके लॉन्चर्स, उनको कैसे टारगेट किया जाए, उसके लिए ड्रोन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि देखिए भाई, ये फॉरेन ऑपरेटर की आवश्यकता क्यों है, पाकिस्तान आर्मी स्वयं क्यों नहीं कर सकती। पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं वो एक सिक्योरिटी स्टेट है, और कुछ भी वहां पे कुछ भी हो जाए, जनता घास खाए, लेकिन फौज को वो बिल्कुल अप टू डेट रखने में यकीन रखते हैं। हालांकि फिर भी उनकी हर बार धुलाई होती है, लेकिन फिर भी उस पाकिस्तान को फॉरेन ड्रोन ऑपरेटर्स की आवश्यकता क्यों है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात जानना होगा, जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे तो यहाँ पे स्वाम टैक्टिक्स में कोऑर्डिनेशन करवाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इतने सारे ड्रोन्स जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेड एयर स्पेस है, भारत भी कंटिन्यूअसली ड्रोन्स को गिराते जा रहा है। तो उस एयर स्पेस को कैसे चैलेंज किया जाए, क्या सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जाएं, स्वाम मूवमेंट कैसे बदला जाए ताकि मिनिमल डैमेज खुद को हो, मिनिमल लॉस खुद को हो और दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज हो, ये अंजाम दिलाना है तो आपको ड्रोन ऑपरेटर्स चाहिए जो कि उसके सॉफ्टवेयर को रियल टाइम प्रोग्रामिंग कर सकें, बदल सके। ये उम्मीद आप पाकिस्तानियों से कम ही रखेंगे। दूसरा,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। कंटिन्यूअसली भारत क्या कर रहा है, जीपीएस स्पूफिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा है, और वैसे ही अगर आप देखें तो ड्रोन्स को अलग अलग सिग्नेचर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, है ना। जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमने इन ड्रोन्स को, किसी को आप अगर देखें तो हमने जीपीएस स्पूफिंग किया, किसी में आप अगर देखें तो हमने उसके ऊपर डायरेक्टेड माइक्रोवेव से उसको गिराया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम गिरा रहे हैं। तो यहां पे जरूरी है तुर्किश एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि इसके खिलाफ काउंटर मेजर्स रियल टाइम में लगा सके। तो इसलिए भी यहां पर वो तैनात थे। कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग थी रशियन एसेट्स के खिलाफ यूक्रेन वॉर में, वो पाकिस्तान सोच रहा था कि इनको यहां लाएंगे तो कहीं ना कहीं S-400 को टारगेट करने में बड़ा फायदा होगा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश ना, वो अच्छे से जानता है वो भारत से लड़के जीत नहीं सकता। तो इसलिए जब वॉर स्टार्ट होता है ना, तो ये सारे देश, जितने भी कमजोर देश होते हैं, ये हमारे उन एसेट्स को टारगेट करना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्राइज्ड पोजीशंस हैं। रफाल हो गया, S-400 हो गया, ताकि इससे क्या होता है कि वो अपने लोगों को दिखाते हैं, देखो हम कितने महान हैं, हमारा मोराल बूस्टर होता है उनका, और कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि जो विरोधी हैं उनका मोराल कम हो जाए। तो इसलिए वो प्राइज्ड पोजीशन जो बिल्कुल हार्ड टू हिट है, उनके ऊपर ठिकाना लगाना, उनके ऊपर प्रयास करते हैं कि कैसे उनको टारगेट किया जाए। तो इसी के लिए तुर्किश मेहमानों को बुलाया गया था, जो कि अब इस पृथ्वी से ही जा चुके हैं, मेहमान बन के कहीं और चले गए। आगे जरा देखें दोस्तों, फिर स्ट्रेटेजिक मिशन प्लानिंग में भी ये फॉरेन ड्रोन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है बहुत ज्यादा। अगर आप देखें तो कैसे ड्रोन्स को इंटीग्रेट करें बाकी स्ट्रेटेजी के साथ। आर्टिलरी भी चल रही है, पाकिस्तानी जेट्स भी उड़ रहे हैं, मिसाइल्स भी हैं, तो उस पूरे बिग पिक्चर में कैसे ड्रोन्स को यूज करें कि मैक्सिमम डैमेज क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में हो सके। तो इन सब के लिए उनको वो टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स चाहिए थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, टर्किश ड्रोन को इन्होंने, ऑपरेटर्स को इन्होंने यूज भी किया। और टर्किश ड्रोन्स आप जानते हैं 7-8 मई की बात है, 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स यूज किए गए। इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन, सभी को टारगेट किया इन्होंने। अब इसमें कौन कौन से टर्किश ड्रोन यूज हुए? पहला अगर आप देखें तो आशीष गार्ड सोंगा ड्रोन्स है, ऑलरेडी आपको मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया है। तीसरा बाइकर ईहो ड्रोन है, केमिकाजे ड्रोन है। और तीसरा तुर्की का प्राइज पोजीशन बैराक्टर TB2 ड्रोन, जो दुनिया में वो बेच रहा है। क्या ड्रोन, क्या ड्रोन दिखा दिया, क्या ड्रोन, क्या हालत कर दी इसकी। केमिकाजे स्टाइल अटैक्स के लिए इसको यूज करना था इंडिया के फॉरवर्ड पोजीशन में, एक जगह भी दोस्तों खिलौने की तरह इनको गिराया गया। नतीजा क्या हुआ है यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ तुर्किश ड्रोन जो कि दुनिया में अपना एक अलग इमेज बिल्ड कर रहे थे, इनकी क्या वास्तविक स्थिति है दुनिया को हमने दिखा दी कि ये और कुछ नहीं है, खिलौने। अब पता है वो मीडिया में क्या चला रहे हैं, जी नहीं हमने तो पाकिस्तान को कमजोर वाले, लो इंटेंसिटी वाले ड्रोन्स दिए थे, मजबूत ड्रोन्स नहीं दिए थे, घबराइए मत। दोस्तों सबको दिख रहा है क्या हुआ है, कौन सा ड्रोन कमजोर, कौन सा ड्रोन मजबूत। पहली बात, अगर कमजोर दे रहे हो तो पाकिस्तानियों जरा सोचो, जिनको तुमने दिन से दोस्ती की वो तुम्हें ही ठगने पे लगा हुआ है, कमजोर ड्रोन दे रहा है। खैर आगे जरा सुनिए, इंडिया ने दोस्तों कैसे टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स को मार गिराया। टर्किश ऑपरेटर्स अगर आप देखें तो ये जो पाकिस्तान से काम कर रहे थे, मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है ये जो मुरीद एयरबेस आप यहां पे देख रहे हैं, यहीं पर बैठे थे। मुरीद एयरबेस पाकिस्तान का ड्रोन हब है, यूएवी का हब है। क्या चाइनीज ड्रोन्स, क्या टर्किश ड्रोन्स यहीं से ऑपरेट किए जाते थे। तो इस वजह से यहां पे ये टर्किश ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। कोई बड़ी बात नहीं है, चीनी ऑपरेटर्स भी वहां होंगे, और वो तो क्या है बताने भी नहीं वाले, चुपचाप रहने वाले हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जब भारत ने मुरीद एयरबेस में स्ट्राइक किया था तो उसके साथ ये तुर्किश बैराक्टर TB2 ड्रोन, आकिंची ड्रोन, इनके जो ऑपरेटर्स थे उनको भी ऊपर पहुंचा दिया गया। इन स्ट्राइक को दोस्तों कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे हमने टारगेट किया था, जहां पे टर्किश ऑपरेटिव्स मोस्ट लाइकली उस वक्त तैनात थे। इसके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो नेटो के सोल्जर्स मारे गए। तो यहां पे कुछ मीडिया में चल रहा है, अरे नेटो मार दिया, सोल्जर मार दिया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। ये कौन ऐसी झूठी बातें चलाते हैं ये पाकिस्तानी, पता नहीं कहां अपनी अकल बेच खाए हैं, जरा उनको कुछ एजुकेट कर दे। देखिए नेटो में जो आर्टिकल 5 है वो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक। अब क्या एग्जैक्टली अटैक माना जाए, उसके लिए आर्टिकल 6 है जो क्लियरली कहता है केवल ये प्रकार के अटैक को ही एक अटैक माना जाएगा, बाकी कहीं पे तुम अपने सोल्जर मरवाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है वो जरा सुनिए। पहला, नेटो कंट्रीज की टेरिटरी पर अटैक हो रहा हो। दूसरा, फॉरेन बेसेस में डिप्लॉयड एसेट्स हो, फिर वो सोल्जर्स हो, वेसल्स हो, प्लेन्स हो, उन पे अटैक हो रहा हो, लेकिन ये बेस वो बेस हो जो कि नेटो के साइन होने के पहले से उनके कंट्रोल में हो। यहां पे जो तुर्किश सोल्जर्स मारे गए हैं, ना तो वो तुर्की का बेस है, ना ही वो तुर्की की टेरिटरी है। तो हर तरीके से नेटो यहां पे कहीं से भी आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं कर सकता है। और
उसको भी दोस्तों कहीं ना कहीं वो बेवकूफ थोड़े ही हुए हैं, जो मूर्ख थोड़े ही हैं, जो आर्टिकल 5 यहाँ पे इन्वोक करेंगे वो भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, इसलिए इसको यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूं सिंपल शब्दों में। पाकिस्तानियों के लिए सरलता से, कोई नेटो का आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 सेल्फ डिफेंस इन्वोक नहीं होने वाला। अब दोस्तों तुर्की ऑलरेडी पे कर रहा है, अर्डोगान को हमने टारगेट करना शुरू किया है। अगर आप देखें सबसे पहले तुर्की पे जो तुर्किश मीडिया है उसको ब्लॉक करना शुरू किया, इकोनॉमिक मेजर्स लग गए हैं, एप्पल्स तुर्की से आने वाले ब्लॉक्ड हैं, मार्बल्स जो आ रहे हैं उनको हमने ब्लॉक करना शुरू किया, टूरिज्म बॉयकॉट हो रहा है। सबसे बड़ा दोस्तों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में ब्लॉक है, इसके शेयर आप देखें 2 दिन में 22% गिरे हैं। जी हाँ, और अगर आप देखें ना यहाँ पे तो लोअर सर्किट लगा है, कल भी सर्किट लगा था, आज भी सर्किट आपको लगता हुआ दिख रहा है। सेलेबी दोस्तों अगर आप देखें तो अलग अलग जितने भी भारत के एयरपोर्ट्स थे उनमें वो ग्राउंड फैसिलिटेशन जितना भी होता है लॉजिस्टिक्स का सामान का वो सब मैनेज किया करते थे। अब ये जो सेलेबी है इनके बारे में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि अर्डोगान की जो डॉटर हैं इनका यहाँ पे इनके स्टेक्स हैं सेलेबी एविएशन में करीबन 10%, और इसके साथ अगर आप देखें तो इसलिए इनको टारगेट किया जाए। हालांकि सेलेबी एविएशन आके बोली नहीं नहीं जी हम तो तुर्किश कंपनी नहीं है, हम तो ग्लोबल कंपनी है, हम तो एमएनसी हैं, और ये सारी बातें वो करने लगे। लेकिन दोस्तों जो तुर्की को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, तुर्की दोस्तों एक तरीके से जो ऑपरेट करता है ना तो आज भी पुराना जमींदार वाला मॉडल है। जितनी भी कंपनीज तुर्की से लिंक्ड हैं सभी में जो भी तुर्की का जो उस वक्त प्रेसिडेंट होता है वो घुमा के अपना कंट्रोल बनाए रखता है। तो इनडायरेक्टली ये जरूर 10% स्टेक्स ओन करती होंगी शेल कंपनीज के माध्यम से, और आपको वही दिखता है। तो इसीलिए इस प्रकार की कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही थी इतने सारे एयरपोर्ट्स में, ये अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति थी, तो इनको तो बहुत पहले ही निकाल के फेंकना था। करीबन करीब इनका 1/3 जो आप अगर देखें तो मार्केट में जो प्रेजेंस था वो भारत की वजह से था, और अब इनको उठा के फेंका गया है। तो दोस्तों एक तरीके से अगर आप देखें तो यहां पे डायरेक्टली अर्डोगान के ऊपर अटैक किया गया है इसके द्वारा। दूसरा दोस्तों अर्डोगान के जो दामाद हैं वो कौन है, तो वो अगर आप देखें तो बेकार मकीना सेल्सुक बैरक्तार, बेसिकली जो बैरक्तार ड्रोन्स हैं उसके ओनर हैं। तो बैरक्तार ड्रोन्स को भी हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड शेम कर रहे हैं पब्लिकली, सबको बता रहे हैं वाहियात ड्रोन है, गलती से भी मत खरीदना, कहीं कुछ काम नहीं आएगा, इसके कुछ भी नहीं होने वाला। रशियंस भी वहां पर अलग ही, यूक्रेन में आप देखें तो बैरक्तार ड्रोन स्टार्टिंग में थोड़े से पॉपुलर हुए, उसके बाद वो कुछ काम नहीं कर रहे, और भारत ने तो दिखाई दिया कि बैरक्तार ड्रोन्स किसी काम के नहीं है। इसके सिवा अगर आप देखें तो तुर्की के खिलाफ ट्रैक 2 ऑफेंसिव भी अब स्टार्ट हो गया है। जेएनयू ने एमओयू बंद कर दिया तुर्किश यूनिवर्सिटी से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कह दिया वहां पे काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अर्डोगान की जो शरारतें थी ना, शिनानिगन्स जो थे, वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ गए कि भारत ने कह दिया कि अब हम टॉलरेट नहीं करने वाले, कहीं ना कहीं अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो यू विल पे फॉर इट। तो तैयार हो जाओ, तुम्हें भी हम पाकिस्तान के सपोर्टिंग कंट्री की तरह ही देखेंगे, यानी एक दुश्मन जैसा ही देखेंगे, तो तुम्हारे साथ जितने भी रिश्ते हैं वो उसी फुटिंग पे रखे जाएंगे। तो पाकिस्तान से दोस्ती तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है, तुम्हारा पर्सनल लॉस होगा, फिर वो बैरक्तार के रूप में हो या सेलेबी के रूप में हो, जो तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन शॉर्ट हमने क्या मैसेज दिया है सेलेबी वाली कहानी से। अगर आपके लिंक तुर्की से भी हैं, और भले तुर्की के किसी इनका शेयर 10% हो या 35% बताया जा रहा है बाकी तुर्की के जो ओनर हैं, लेकिन अगर आप तुर्की से एसोसिएटेड है, भारत में काम करते हैं, तो भारत का मार्केट भूल जाइए। ये दोस्तों बहुत बड़ा मैसेज है। ये एक मैसेज है कि तुर्की को अगर एक तरीके से हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रहे हैं कि अगर आपके तार तुर्की से जुड़े हैं तो भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, दुनिया को दिया जा रहा है तुर्की से अपने तार काटिए तभी आपको भारत का मार्केट मिलेगा। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है, और अर्डोगान जरूर रो रहे होंगे। दोस्तों आपके लिए जाते जाते बताना चाहूंगा प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है दोस्तों, 16 से 17 में सीसैट टेस्ट आपके लिए स्टार्ट हमने कर दिया है, तो आप जरूर जुड़े, 2:30 बजे होने वाला है। 18 मई को जीएस प्लस सीसैट टेस्ट, 9:30 और 2:30 को फुल सिलेबस है, ताकि आप प्रीलिम्स को कॉन्फिडेंस के साथ दें। एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। आप या आपके मित्र कोई भी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनको जरूर बोले, इसका हिस्सा आप बने, ताकि आप और कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स एक्चुअल में क्रैक करें। बाकी दोस्तों अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 18 मई को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, स्कॉलरशिप है 100% तक, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ें।